हेलो दोस्तों, यूबीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गुजरात। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुजरात में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने एक मूव लिया है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। तो जैसा कि ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि अहेड ऑफ द पोल्स गुजरात अनाउंसेस पैनल टू स्टडी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप सभी को पता है कि गोवा पहला ऐसा राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था। उत्तराखंड में भी बात चल रही है और अभी गुजरात में। तो अब जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम यूसीसी भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ सिंगल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री विच विल बी अप्लीकेबल ऑन एवरी सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एटसेट्रा। तो यूसीसी क्या है? एक सिंगल लॉ है। सिंगल लॉ किससे रिलेटेड है? ये पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। जैसे मैरिज पे बेस्ड लॉ होते हैं, डिवोर्स पे लॉ होते हैं, इनहेरिटेंस हो गया या एडॉप्शन हो गया, इन सब का कंबाइंड एक लॉ बनेगा जिसको हम यूसीसी कहेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी और रिलीजन। ठीक है। तो जो यूसीसी का मैटर है वो हमारे आर्टिकल 44 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 44 क्या स्टेट करता है? The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. So Article 44 of our Indian Constitution, which is part of DPSP, Directive Principles of State Policy, जो कि नॉट जस्टिसेबल बाय लॉ है। ठीक है। आर्टिकल 37 इसको डिफाइन करता है कि DPSP जो है इट इज नॉट जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ये स्टेट क्या करता है कि यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए ताकि जो मैटर्स हैं मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स या इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो सिंप्लीफाई हो सके। अब इसके ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कॉलोनियल पीरियड से ही चलता आ रहा है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1835 में और स्ट्रेस किया था नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज रिलेटेड टू एविडेंस, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब 1835 में एक रिपोर्ट सबमिट किया था तो उन्होंने एक नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी की बात कही थी कि जो कोडिफिकेशन है ऑफ हिंदूज लॉज उसको एक जगह पे लाके एक ही लॉ बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि हिंदू और मुस्लिम की जो पर्सनल लॉज हैं इस कोडिफिकेशन से उसको बाहर रखा। तो कहीं ना कहीं ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उनकी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उसको ये दिखाता है कि हिंदू लॉज जो कि पर्सनल थे, पर्सनल मैटर्स पे, और मुस्लिम लॉज जो पर्सनल मैटर्स पे थे, इनको इससे आउटसाइड रखा। और ये जानते थे कि जब तक ये बाहर रहेंगे तब तक लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ठीक है। फिर लेटर इन 1941 BN राव कमेटी बनी थी गवर्नमेंट के द्वारा, इस क्या करने के लिए? तो हिंदू लॉज को कोडिफाई करने के लिए। और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक बिल हुआ जिसको 1956 में एक्सेप्ट किया गया और उसको हम क्या कहते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट कहते हैं, जिसने अमेंड एंड कोडिफाई किया अनविल्ड सक्सेशंस को। अनविल्ड सक्सेशंस क्या होते हैं? तो आप जैसे जानते हैं कि किसी के पेरेंट्स का डेथ हो जाता है या फिर किसी का भी डेथ हो जाता है और उसने अपने प्रॉपर्टी की विलिंग नहीं की है, तो उसको कहते हैं अनविल्ड। और सक्सेशन कहने का मतलब होता है कि वो इनहेरिट की जाए उसके बेटे के द्वारा, बेटियों के द्वारा। ठीक है। तो 1956 में हिंदू लॉस को कोडिफाई कर दिया गया। लेकिन इसमें मुस्लिम लॉस, क्रिश्चियन लॉस एंड पर्शियन लॉस, जो हमारे देश में पारसीज हैं, उनके लॉस को इसमें कोडिफाई नहीं किया गया, ये बाहर रहे। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 अप्लाई क्या करता है कि इस पे डिवीजन ऑफ वेल्थ पे करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इनहेरिटेंस की बात होती है इसमें, इनहेरिटेंस की बात होती है, जो कि अप्लाई होता है हिंदूज पे, जैन्स पे, बुद्धिस्ट एंड सिख्स पे। इसमें अगेन आप देख सकते हैं कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पर्शीज इसमें नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अब हम जजमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कोर्ट का इस पे क्या टेक है। तो रिसेंट टाइम में और पहले भी कोर्ट ने हमेशा यूसीसी की बात कही है। उन्होंने हमेशा अर्ज किया गवर्नमेंट से कि आप यूसीसी लाइए ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं पर्सनल लॉज में उसको सिंप्लीफाई किया जा सके और जजमेंट आसान हो जाए।
आप शाहबानो केस को देखें जो कि 1985 में हुआ था, या सरला मुदगल केस की बात करें जो 1995 में हुआ था, या फिर ट्रिपल तलाक जो रिसेंटली एबोलिश हुआ है उसकी बात करें, तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आई। ट्रिपल तलाक को गवर्नमेंट ने जब एबोलिश किया था तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट सहना पड़ा था। ऐसा लगा कि जो माइनॉरिटीज़ हमारे देश में हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ दिक्कतें हुई, उनके पर्सनल लॉस के साथ छेड़छाड़ किया गया है। उसी प्रकार जो सरला मुदगल केस है वो किससे रिलेटेड है? ये बाइगमी इशू के रिलेटेड है और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल लॉ एग्जिस्टिंग ऑन मैटर्स ऑफ मैरिज। ठीक है, बाइगमी से रिलेटेड। बाइगमी मतलब होता है मल्टीपल मैरिज। और शाहबानो केस में भी आप जानते हैं कि शाहबानो केस में जब वो उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था तो एलिमनी की जब बात हुई थी तो एलिमनी में उनको सिर्फ 3 मंथ्स की एलिमनी ही मिल रही थी। उसके बाद उनको अपना लाइफ खुद ही देखना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया और उनको लाइफ टर्म के लिए एलिमनी देने की बात की। लेटर ऑन राजीव गांधी जी ने एक लेजिस्लेशन लाया, उसमें फिर से रिस्टोर कर दिया गया 90 डेज एलिमनी को। ठीक है, तो ये काफ़ी दिक्कतें हुई हैं और कोर्ट का जो मानना है कि यूसीसी आ जाएगा अगर पूरे इंडिया में, जो कि एक यूनिफॉर्म लॉ होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर दी जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ यूसीसी क्या है? तो इसको हम देखेंगे अगर, तो जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जैसे विमेन हो गई या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए, बच्चे हो गए, तो इन सब के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और ये क्या करता है लॉ? ये सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स लॉ रिलेटेड टू मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन। कैसे? इसको सिंगल लॉ बना के, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, तो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और जो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है हमारे प्रियम्बल में एनश्राइंड, उसको भी कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई कर देगा। किस तरीके से? अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे लॉ में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल ये कहता है कि हमारा देश सेकुलर है, आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म की बात कही गई है। लेकिन आप जब भी देखते हैं मैटर्स आते हैं मैरिज की या फिर इनहेरिटेंस की बात आती है तो सब पर्सनल लॉज की बात करते हैं। तो यूसीसी के आने से जो हमारा सेकुलरिज्म के आइडिया है उसको हम जस्टिफाई कर सकेंगे। और ये जो लॉ है यूसीसी, वो जेंडर जस्टिस को भी डिफाइन करेगा, जेंडर जस्टिस लाएगा। किस तरीके से? जैसे अभी ट्रिपल तलाक की बात की थी मैंने, तो इसमें विमेन को दिक्कतें होती थी। और जैसे आप कहते हैं कि हिंदूज लॉ में भी अगर बात करें तो सती होता था पहले, या फिर अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी की बात करें, इनहेरिटेंस की, तो पहले बच्चों में लड़कों को मिलता था, लड़कियों को नहीं मिलता था। अब लेकिन लॉज आ चुके हैं तो लड़कियां भी इसमें राइटफुल हेयर हैं, उनको भी मिल जाती है प्रॉपर्टी। अगर इसमें चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं यूसीसी के? तो यूसीसी में जो चैलेंजेस हैं वो इस प्रकार है कि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स इसमें खेली जाती है, जो डिमांड फॉर यूसीसी कोड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको कम्युनल पॉलिटिक्स खेल के लोग इसको कम्युनल एंगल देते हैं। और कहा जाता है कि ये जो लॉ आएगा जिसको हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये मेजोरिटेरियन आइडिया होगा कि मेजोरिटी हमारे देश में हिंदूज का है, तो ये हिंदू बेस्ड आइडिया है और ये माइनॉरिटीज़ पे थोपा जा रहा है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल भी है इसमें, क्योंकि आर्टिकल 25 हमें ये देता है कि हमारे पास राइट है हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, और राइट है इक्वालिटी की जो कि आर्टिकल 14 में बात की गई है। तो ये भी ब्रीच हो जाएगा इससे यूसीसी आने की वजह से, क्योंकि जब यूसीसी आ जाएगा तो यूनिफॉर्मिटी इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, फिर ये होगा कि जो पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन है उस पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो माइनॉरिटीज़ का या फिर बाकी भी रिलीजियस जो ग्रुप है उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं आप हमारे आर्टिकल 14 के साथ प्ले कर रहे हैं, और जो 25 में आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हमें राइट देता है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, उससे भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही है, आप अपने डिस्कशन को हम यहाँ एंड करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपका यूसीसी पे क्या टेक है। धन्यवाद।